after the 20 years. कई सारे बच्चों ने सिनॉप्सिस बनाई, प्रिपेयर की सिनॉप्सिस, उन्होंने देखा सर ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये इम्पैक्ट, वो नहीं, हमने कहा कुछ ऐसा करो। रिसर्च का आज क्या है, जैसे जब कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, सभ्यता का विकास हुआ, जब आदमी जानवर था तब उसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, आराम से रहता था, आराम से खाता था, एवरीथिंग आराम से करता था। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ और आदमी के अंदर डिजायर का जन्म हुआ, तो उसे एक्सचेंज के लिए कुछ कम्युनिटी चाहिए, तो वाटर सिस्टम, हंटिंग एज, एग्रीकल्चर एज, सारे एज आते निकलते हैं, प्लास्टिक मनी और डिजिटल मनी करेंसी में धीरे धीरे हम लोग इंटर कर रहे हैं। उसी तरीके से आज के रिसेंट युग में जो थीसिस है, जो आप जिस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो आगे चल के जिन्होंने पेटेंट भी कराया है अपने ही इस पर, तो रिसर्च का मतलब 2021 की जगह 2041 लिखिए। और इकोनॉमी में तो देयर आर मच मोर अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, आईआईपी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनआईआर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जहां माइनर प्रोजेक्ट होता है 50 CR। अगर एग्रीकल्चर वाला बच्चा है तो एग्रीकल्चर तो बहुत जबरदस्त स्कोप है। क्यों? क्योंकि आने वाले फर्दर टाइम्स में जो प्रॉब्लम्स आ रही है फूड एंड ड्रिंक्स की आ रही है, यहाँ पर आपका फेवरेट लॉ लगता है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, माल्थस, ठीक है ना, फूड एंड ड्रिंक्स इंक्रीज होने डिक्रीज आपको पता है, ठीक है। लैंड का क्या है, तो आने वाले समय में अगर पॉपुलेशन को नहीं रोका गया इंक्रीज करने से, तो ये फूड एंड ड्रिंक्स बहुत ऊपर चलते जाएंगे। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड करना पड़ेगा। आज अगर हम लोग बात करें एग्रीकल्चर फार्मर्स में, वो लोग डेथ की ओर बढ़ रहे हैं, कर्ज के कारण डेथ हो रहे हैं। जब आपको पता भारत की जो उपजाऊ जमीन है उसका 65% हम लोग फूड एंड ड्रिंक्स करते हैं, 35% कमर्शियल क्रॉप्स करते हैं। अगर इस रेशियो को बढ़ाया जाए कमर्शियल क्रॉप्स, अगर इसको हम बढ़ा के थोड़ा और पाए, तो मेरे हिसाब से जो फार्मर्स हैं वो ऊपर बढ़ेंगे, क्योंकि उनको पैसा अच्छा मिलेगा। अब आप लोगों ने सिट्रोनियला का नाम सुना होगा, जेट्रोफा का तो सुना ही होगा, सिट्रोनियला नहीं सुना, अभी आप अलाउड जलाते हैं, रेड पोस्ट की बूंद पड़ती है और 1800 रुपए लीटर। तुलसी का नाम सुना होगा, तुलसी का ऑयल मिलता है, एलोवेरा सुना होगा, कई सारे एग्रीकल्चर कमर्शियल क्रॉप्स ऐसे हैं, अगर फार्मर्स अपनी लैंड में उसको भी लगाए तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पूरा हो जाएगा। मोदी जी ने सपना देखा था कि वर्ष 2022 में इंडिया की जो फार्मर्स उनकी इनकम डबल करेंगे, क्या हो पाएगा? क्या फैक्टर्स ऐसे हैं? यही तो सब चीजें रिसर्च का विषय है। आपकी रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जो आने वाले समय में गवर्नमेंट के लिए यूजफुल हो। आप ऐसा क्या कुछ नया करेंगे, आप जो कुछ नया करेंगे रिसर्च में, तो आप ये समझिए कि हेल्प कीजिए, बिल्कुल हेल्प कीजिए। इंडिया के 2 टॉप इंस्टीट्यूट, जेएनयू और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स, दोनों में हेल्प लीजिए। आप पास करिए, आगे अगर कहीं इनकी जरूरत होगी तो हम उसको प्रोवाइड कराएंगे जो हेल्प हो सके। लेकिन टॉपिक ऐसा होना चाहिए रिसर्च का कि जो आपको आगे फर्दर बहुत आगे तक ले जाएगा। इकोनॉमिक्स मैं एक्चुअली गलत क्लास में बैठ, चलिए कोई बात नहीं, तो अभी जो आपका जो कंटेंट है उस कंटेंट में आपके पास इंडियन इकोनॉमी है, जो सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा इंडियन इकोनॉमी है, और उसको भी हमको सिलेबस को 2 तरीके से पढ़ना है। एक पढ़ना है हमको जो कॉन्सेप्ट बेस है, और दूसरा हमें पढ़ना है करंट बेस, ठीक है। करंट बेस का मीन्स क्या हुआ, अकॉर्डिंग 2021, 2022, 2023, इसके लिए आप आईसी ढींगरा, ठीक है, दत्ता एंड सुंदरम फेमस फेवरेट बुक है, सभी बच्चे सभी आप लोग जानते होंगे, मिश्रा एंड गौरी है, ठीक है, रमेश सिंह है, ठीक है। आप इंडियन इकोनॉमी के लिए तो जो आपको बेटर लगे, कंटेंट के लिए रेफरेंस बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अलग अलग मैगजीन्स आते हैं, रूरल वाले अपना योजना ले सकते हैं, योजना से फॉलो करिए, योजना में अच्छे आर्टिकल्स। पहले आप खुद पढ़िए, रिसर्च का मतलब पहले आप खुद रिसर्च पेपर पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, यूजीसी की वेबसाइट से गंगा सफाई अभी से, और जो आपका टॉपिक का विचार है जिस फील्ड में हमें करना है, इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा है। अब उसमें आपको किसी को मान लीजिए स्टॉक मार्केट में करना है, किसी को पब्लिक फाइनेंस में, किसी को मॉनेटरी में, किसी को माइक्रो मैक्रो में, जिसमें भी करना है, अभी से उसकी स्ट्रेटजी तैयार कर लीजिए, क्योंकि जब आफ्टर एग्जाम बहुत जल्दी टाइम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और फिर आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा एक्सपर्ट्स के सामने, आपका ये जो टॉपिक है इससे क्या बेनिफिट्स है। एक्सपर्ट्स आएंगे, लास्ट ईयर जो आए थे माननीय कुलपति साहब आए थे आगरा विश्वविद्यालय,
उन्होंने पूछा था, तो एक बच्चा था, उसने बड़ा अच्छा कंटेंट लिया, उसने डिस्कशन किया कि सर क्या लिया जाए। तो मैंने कहा कि भाई कुछ ऐसा लो, अलग करो। तो हमने उसको सजेस्ट किया फॉर द एफपीओ, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषक उत्पादक संगठन। अब एफपीओ बेसिकली, एफपीओ का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने सुन रखा है वो है अमूल। अमूल एक एफपीओ है, 32 लाख फार्मर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन। अगर कभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन में कभी कोई अगर प्रॉब्लम आती है, 32 लाख, अगर वो मान लीजिए 1 लाख रुपए भी अगर वो लोग सबमिट करेंगे तो अमाउंट एक बड़ा ह्यूज अमाउंट हो जाएगा। तो उसने उस पर किया, पॉसिबिलिटीज क्या है, चैलेंजेस क्या है, फ्यूचर क्या है। क्योंकि इंडिया में अगर एग्रीकल्चर, अगर इंडिया को इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हमें ग्रोथ की तरफ ले जाना है तो हमें फार्मर्स को तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे पर 62.7% पीपल डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। अब समस्या ये होती है कि अगर गवर्नमेंट के द्वारा इंडिविजुअल्स फार्मर को हेल्प की जाए तब क्या होगा। गवर्नमेंट के द्वारा अगर इंडिविजुअल फार्मर्स को हेल्प की जाती है तो वो फार्मर्स क्या अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाएंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी फार्मर्स इतने कर्ज में हैं, जो भी उनको शासन गवर्नमेंट से जो भी उन्हें हेल्प प्रोवाइड की जाएगी वो उसका कंजम्पशन कर लेंगे। ये भी आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो पुअर पीपुल्स होते हैं उनका कंजम्पशन लेवल हाई होता है। अब फिर क्या किया जाए? तो उसके लिए एक विचार बनाया गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, उस ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट किसी भी तरीके की हेल्प को फाइनेंशियली नहीं करे। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया, इसका नाम रखा है एफपीओ, और उसमें 15 डायरेक्टर्स होते हैं वो लोगों का, और उसमें गवर्नमेंट इन द करेंट टाइम 16.5 लाख की सब्सिडी दे। किसके लिए? एग्रीकल्चर टूल्स के लिए। आप ट्रैक्टर लीजिए, आप क्रॉपिंग मशीन लीजिए, आप कुछ भी लीजिए, जो भी, लेकिन आपको कैश नहीं मिलेगा। अंतर क्या है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर आप मार्केट से ट्रैक्टर रेंट भी लेते हैं अपने एग्री फार्मिंग के लिए तो प्राइस कुछ और, आप एफपीओ से, उसी एफपीओ के आप शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं, तो आपका प्राइस कुछ और। इससे क्या होगा? हमारी कॉस्ट डिक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। कॉस्ट डिक्रीज, प्रोडक्शन इंक्रीज, सेल्स का एक्सपेंस, और उसका बेनिफिट किसके पास जाएगा? फार्मर्स के पास जाएगा, फार्मर्स की इनकम, उनका ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा, एक नाबार्ड की बहुत अच्छी स्कीम थी जिसका नाम था जीएलजी, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स, रिसेंटली नई स्कीम्स है। इसमें क्या है, मान लीजिए समाज के वो लोग जिनको कोई 10,000 रुपए भी नहीं देता, फॉर एग्जाम्पल बाहर रेवड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, मूची हैं, हाँ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो बहुत बड़ा है, पूरा इंडिया किसी से भरा पड़ा है। तो ये जो छोटे छोटे तबके के लोग, ये आपस में ग्रुपिंग कर लें एक दूसरे की सिक्योरिटी के लिए। इनको 10,000 से 50,000 बैंक के द्वारा, अब एक ठेले वाले के लिए, मोची के लिए 50,000 का अमाउंट एक बड़ा अमाउंट है। उससे वो अपनी सर्वाइवल, जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी आगे करना चाहते हैं, वो उससे कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट का काम, कीन्स का एक स्टेटमेंट है, कीन्स क्या कहते थे? कीन्स कहते थे कि अगर व्यक्ति गवर्नमेंट की पॉलिसी का पहले प्रोडक्शन कर लेता है तो जो इंपैक्ट गवर्नमेंट चाहती है इकोनॉमी में वो नहीं हो सकता। वही काम आपको करना है अपने रिसर्च पीरियड में, या आपको 6 महीने का टाइम आपकी स्टडी का भी है, ये 6 मंथ्स का टाइम आपके अपने टॉपिक को फिल्टर करने का भी है, और एरिया आपका जो भी इंटरेस्ट है, या आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में करना है, पहली चीज ये तय कर लीजिए कि आप डाटा कौन सा यूज करेंगे। सर, जितने भी एरिया रिसर्च के टॉपिक्स हैं, कोरोना की वजह से सारे टॉपिक्स में इम्पैक्ट पड़ा है, तो फिर कोई भी टॉपिक हम ले सकते हैं। देखिए सब में पढ़ा ठीक है, लेकिन हमारा जो एग्रीकल्चर है तो प्लस में है। एग्रीकल्चर केवल एक सेक्टर ऐसा रहा है कोविड के ड्यूरेशन में जो सरप्लस में रहा, बाकी सारे सेक्टर डाउनफॉल में गए। देखिए कोविड एक केस है, मतलब एक ड्यूरेशन है, तो क्या आपका जो स्टडी टाइम पीरियड रिसर्च का होगा क्या 3 इयर्स का होगा? हाँ, तो सिचुएशंस पे डिपेंड है। नहीं, आपकी जो स्टडी का टाइम पीरियड होगा वो 3 इयर्स का होगा। भाई आप करते क्या है, इकोनॉमिस्ट क्या करेगा? भाई सीधी सी बात है, आपसे जब भी कोई चीज पूछी जाएगी तो आप उसके एनालिसिस करोगे। एनालिसिस करने के लिए आपको एक बेस ईयर चाहिए होगा, एक करंट ईयर चाहिए होगा। करंट ईयर जब तक आपका खत्म हो रहा होगा, मतलब अब बेस ईयर क्या है, आपका जो डाटा होगा वो कम से कम 10 सालों से नीचे थोड़ी नहीं होगा।
मतलब हमें आगे आगे भी सोचने तो आप मान लीजिए 11-12 बेसी है तो 11-12 से 25 तक का डेटा ले रही हैं। अब ये थोड़ी नहीं कि 2018 से लेके कोविड शुरू हुआ 22 में खत्म हो गया, उस दौरान में तो वाकई में वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउनफॉल में थी। तो अब आपको ये चूज करना है किस सेक्टर में जाए, कैसे जाए, किस डाटा का हम यूज करेंगे। प्राइमरी, क्योंकि अगर प्राइमरी डेटा, अच्छा प्राइमरी डेटा ही सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। अभी आप लोग जब अपना बनाओगे तो उसमें भी आपको आ जाएगा कि कितना % प्लेरिज्म होना चाहिए। सेकेंडरी डेटा का यूज माइनर करना नहीं, फायदा क्या रिसर्च करने का जब आपको यही करना है, फायदा क्या है। क्वेश्चनर आपने कब बनाया, क्वेश्चनर के लिए आपने सर्वे कहां पर किया। और नो डाउट आपका थोड़ा जेआरएफ वाले बच्चे का तो तब भी ठीक रहेगा क्योंकि आपको तो फाइनेंशियल मिलेगा, और आपका पैसा खर्च रिसर्च में होता है। लेकिन जब आप काम करोगे ना तो उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो बेनिफिट है वो आपको हमेशा फर्दर लाइफ में मिलेगा। क्योंकि जब आप थीसिस रखोगे कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए, सबसे पहला प्रश्न आपको थीसिस से पूछा जाएगा। अब वही थीसिस आपकी लाइफ का एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है। जैसे आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कौन सा टीचर किस एरिया में स्पेशलाइज्ड है। अब आपने मान लीजिए माइक्रो में किया, इन्होंने इंटरनेशनल में किया, आपने एग्रीकल्चर में किया, तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है कि आपको आपकी ही फील्ड दे दी जाएगी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, ये रहेगा क्योंकि आपका स्पेशलाइजेशन उसी फील्ड में। अब आपसे ये नहीं कि आप इंटरव्यू आपने इको कर दिया, आप इंटरनेशनल किया, आपको माइक्रो दे दिया, फर्दर केस 2-4 दिन के लिए आपको दे दिया जाए, लेकिन आपको जिस फील्ड में स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि जिस फील्ड में स्पेशलाइजेशन है वही काम आप ज्यादा बेटर कर सकते हैं। एडमिशन का स्टेटमेंट द लेवल ऑफ यूजिंग द स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन से क्या क्या होता है आपको पता है। तो ये डिपेंड करता है। अभी से आप ये प्लानिंग कर लीजिए, मैगजीन्स कलेक्शन करना शुरू कर दीजिए कि क्या हमें किस फील्ड में काम करना है, और ऐसी फील्ड चुनिए जिस पर अभी इनोवेशंस ना हो। याद रखिए जो भी रिसर्च टॉपिक आप चुने, करंट टाइम पे उस पर रिसर्च कोई दूसरा ना कर रहा हो, लास्ट 5 ईयर उस फील्ड पे काम होना हो। बहुत डिफिकल्ट है, तो कैसे ढूंढेंगे फिर? पता कैसे चलेगा? इतनी बड़ी कंट्री है तो एग्जैक्टली कंट्री में नहीं पूछना, यहाँ पे मतलब हम सबके टॉपिक अलग होने चाहिए। नहीं अब ये मतलब करंट में अब सेम लोग सेम तो हो नहीं सकता। सर बट ये भी हो सकता है ना कि जिस टॉपिक पर कर रहे हो किसी और यूनिवर्सिटी में कोई और अच्छा कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर भाई क्यों ऐसा तो होगा ही होगा, क्यों होगा। अब आपने एमएसएमई सेक्टर चुना तो ऑब्वियस सी बात है एमएसएमई में आप ही थोड़ी नहीं कर रहे होंगे, एमएसएमई में लखनऊ का बच्चा कर रहा होगा, बरेली का बच्चा कर रहा होगा। टॉपिक डिफरेंट होगा, एरिया एक हो जाता है। देखिए हम यहाँ की बात है जिस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं वहां से नहीं होना चाहिए। भाई मान लीजिए इंडिया में 100 यूनिवर्सिटी, तो आप इकोनॉमिक्स को यही सब बच्चे घूम फिर के करेंगे तो इसी पे, तो उसे कोई मतलब नहीं। कैंप जो आप लोग कर रहे हैं जितने हैं 20-22 जो भी हैं उसमें से डेटा बिल्कुल सेम नहीं, मतलब टॉपिक सेम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आरटीसी कैंसिल हो जाएगा। जो पहले जाएगा उसका पास हो जाएगा, जो बाद में जाएगा सर लिख देंगे ऑलरेडी इसीलिए तो आपको पहले से बताया जा रहा है ना, कल को आप जाकर आप उस पहुंचे। सर हम लोग को लगता है बेस्ट गाइड करें कि कैसे हम लोग फाइंड करें वो एरिया। नहीं वो तो डिपेंड करता है, आप लोग भाई जस्ट क्वालिफाई करके आए हो, एमए इकोनॉमिक्स होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, तभी आपने एग्जाम दिया होगा, तो उस इकोनॉमिक्स में आपको कौन सा पेपर आपका ज्यादा अच्छा थोड़ा कोविड से रिलेटेड सोच रही थी क्योंकि अभी हुआ है। तो कोविड इज नॉट ए क्विक पेपर। नहीं टॉपिक इम्पैक्ट, हाँ तो इम्पैक्ट तो कोविड नहीं, अच्छा टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है, इकोनॉमिक्स, कोविड का इम्पैक्ट तो पूरी इकोनॉमी में पड़ा हुआ है। हाँ 2-3 टॉपिक्स में माइंड में चल रहे हैं, बट अभी जैसे मैंने एक सोचा कि कैसे स्टूडेंट हम लोग घर पे जैसे रह के ऑनलाइन पढ़ रहे थे तो काफी मेंटल इम्पैक्ट पड़ा, मतलब 8-8, 10-10 घंटे सब्जेक्ट क्या है, जो टॉपिक आपने समझा वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, बट ये फिर कोई मतलब नहीं है कि इकोनॉमिक्स के किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मुझे ये बताइए। कंज्यूमर बोलो, कोविड का इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी किसी एक पार्ट में इम्पैक्ट है, एजुकेशन सेक्टर को लेके किस तरीके से इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है। हाँ तो बेटा वो ऑलरेडी एजुकेशन वाले कर रहे होंगे ना, हाँ तो इकोनॉमिक्स वाला क्यों? नहीं सर सोशल सेक्टर रिलेट कर सकती है सोशल एजुकेशन सेक्टर ले सकती हैं, फिर तुम चली जाओगे दिमाग में किसी जा सकते हैं। माइक्रो में ही लास्ट में पार्ट वेलफेयर। नहीं मेरी एक्चुअली है कि मेरी सिस्टर एमबीबीएस कर रही है तो उसने बोला कि ये हम लोगों के लिए छोड़ दो, मतलब तुम पागल हो जाओगे कि डिप्रेशन में जा रहे हो या स्ट्रेस हो रहा है,
तो मैंने कहा सही बोल रही है, तो मैंने बोल रही कि तुम थोड़ा अपनी फील्ड से रिलेटेड अपनी फील्ड से जाओ, क्योंकि देखिए आगे चलकर देखिए ये मत सोचिए आप सोशल इम्पैक्ट। देखिए बेटा ऐसा है कि मान लीजिए आप पब्लिक फाइनेंस से करते हैं, मान लीजिए आप मॉनेटरी से करते हैं, मान लीजिए आप बैंकिंग से करते हैं, तो आगे फर्दर फ्यूचर इंडिया के जो टॉप 3 इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर आप जा सकते हैं। सर एक चीज और बताइएगा, अगर मान लीजिए हम कोई ऐसा टॉपिक ले लेते हैं जिसमें बहुत ज्यादा रश नहीं हुई है, ठीक है, तो हमें उससे रिलेटेड डेटा कैसा मिलेगा, और अगर डेटा अवेलेबल है भी तो वो एरिया हमारी पहुंच से काफी दूर है जहां हम नहीं पहुंच सकते, तो हम फिर कैसे? फॉर एग्जाम्पल कौन सा एरिया? मान लीजिए हम एनर्जी के लिए लेते हैं, एरिया बताइए। एरिया हमारा एनर्जी, रिसेंटली व्हाटएवर डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। जब बात की जाती है एरिया की, तो एरिया में आप एक पर्टिकुलर एरिया चूज करते हैं। इंडस्ट्रियल नहीं अब आप हम अच्छा समझ गए, मैं वही नहीं समझ गई, समझ गई मैं कि वो आप एक आप स्पेशल रेफरेंस स्पेशल एक पर्टिकुलर रेफरेंस इन उत्तर प्रदेश है, तो जब आप उत्तर प्रदेश लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है रेंज बढ़ जाएगी। अब आपको ये सिलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने एफपीओ लिया था, अब मालूम चला कि कानपुर, उसने सोचा सर कानपुर जोन में लेंगे, तो कानपुर जोन में उस समय टोटल 14 एफपीओ थी, तो उसके लिए वो एरिया छोटा हो गया, उसने यूपी कर लिया, तो यूपी में उस समय 205 थी। अब उसमें सैम्पलिंग मेथड में रैंडम ले लिया कि जिनका अच्छा टर्नओवर होगा उन्हीं को सबमिट किया, अपने उसमें लेगा वो, तो उस हिसाब से अब आपके लिए ये पता करना है कि आपका जो यूपी ले रहे हैं उसमें अगर कम है, कानपुर में कम है तो आप यूपी लीजिए, अगर कानपुर में ज्यादा है तो फिर आप छोटा कर दीजिए, क्योंकि माइक्रो स्टडी करिएगा तभी तो आपको सटीक इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है ना। तो पहले तो ये सेक्टर करिए कि पब्लिक, मॉनेटरी, एग्रीकल्चर, जिसको जहां जाना है। सर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, पढ़ती थी तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरनेशनल के लिए आपका टोटली सेकेंडरी बेस्ड डेटा होगा, जी क्योंकि उसमें प्राइमरी तो पॉसिबल ही नहीं है। जी उसमें तो जो रिपोर्ट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो वो तो प्राइमरी कलेक्ट करके तो मतलब काफी ऑथेंटिक डेटा भी रहेगा, तो कैसा रहेगा? अब तुम्हारा अपना स्पेशलाइजेशन है, किस पे करनी है, किन कंट्रीज पे करना है, ओपेक पे करना है, ओपेक कंट्रीज पे करना है, कि यूएनस्टैक पे करना है, G20 पे करना है, G7 पे करना है, IPSA पे करना है, क्वाड पे करना है, वो तुम पे डिपेंड करता है तुम्हें जो देश अच्छा लगे। जी उन एरियाज के जितने भी ऑफिसेस होंगे यहाँ पर, तो वो एरिया है कि यूपी में जो है उनका क्या चल रहा है, स्कीम्स है। नहीं अगर इंटरनेशनल लोगे तो फिर कंट्री की बात आएगी, तब तो कंट्री आएगी ना। इंटरनेशनल में तो फिर 2 कंट्री को आप रिप्रेजेंट करोगे, कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हो ना, तो कंट्री तो देश में क्या है, उसमें यूपी थोड़ी नहीं चलेगा, उसमें तो कंट्री लेनी पड़ेगी आपको, इंडिया और इंडिया के साथ ये कंट्री, तो उसमें भी आपको ऐसे जैसे हम लोग, अच्छा एक आप लोगों ने पढ़ा सार्क, जी सर। सार्क कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? सर एक एरिया, एक भौगोलिक एरिया जैसे साउथ एशियन कंट्री जियोग्राफिकल एरिया नहीं मैं प्रश्न समझा, जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेस रहा, फेलियर रहा, क्या रहा? फेलियर क्यों रहा फेलियर? फेलियर रहा तो भारत पाकिस्तान के मुल्कों में उलझ के रह गया सर। मेन मुद्दा उसका जो इकोनॉमिकल, जैसे यूरोपियन यूनियन का जो बनना था, जैसे एक आर्थिक संघ बनने का जो कॉन्सेप्ट था, वो ये था कि दक्षिण पूर्व एशिया में ये जो भारतीय उपमहाद्वीप से लगे हुए जो क्षेत्र है उनका मार्केट एक साथ होगा, तो उनका जो अपना डेवलपमेंट होगा वो बेहतर होगा। बट अनसक्सेस इसलिए रहा क्योंकि भारत पाकिस्तान के मुद्दे उसमें ज्यादा हावी है इनकम्पेरेटिवली आर्थिक मुद्दों में। मेरे ख्याल से सार्क में प्रॉब्लम ये रही कि सार्क के मेंबर कंट्रीज अपनी प्रॉब्लम को सार्क के मंच पर नहीं उठाए। नहीं, वो भी एक मुद्दा रहा। भाई अगर उठाते तो प्रॉब्लम्स आती, अब उन्होंने पहले ही कह दिया ऑब्जेक्टिव्स में आप लोग नहीं उठाएंगे, अगर तो सार्क फेल हो गया। लेकिन अगर सार्क फेल हुआ तो सार्क के ऑप्शन के रूप में आज कौन है? ब्राजील, दक्षिण और इंडिया में तो ये है एक जो चीन और रशिया मिलकर एक संगठन बना, राइट आंसर बिमस्टेक। ब्रिक्स नहीं है, ब्रिक्स। ब्रिक्स ने क्या किया? 1991 में वर्ल्ड वन पोलर इकोनॉमी था, सबसे बड़ा मार्केट यूएसए, सबसे बड़े बैंक यूएसए,
सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी यूएसए, डिफेंस यूएसए, तो हम सब लोग किस पर डिपेंड थे? जितने भी डेवलपिंग इकोनॉमीज थी यूएसए पर डिपेंड थी। फिर क्या हुआ? 2015 एक घटना घटी थी, जो आपने कहा ब्रिक्स। ब्रिक्स ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक पता ही आपको, ब्रिक्स ने अपना एक बैंक बना डाला, ब्रिक्स डेवलपमेंट। अब क्या कर रहा है? एशियन कंट्री के लिए फंडिंग अरेंजमेंट ब्रिक्स कर रहा है। अब 1991 से 2011 तक वन पोलर इकोनॉमी थी, अब मल्टी पोलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, अब बिमस्टेक भी ऐसा नहीं था कि बिमस्टेक बना, पहले इसमें क्या था? बिस्टेक। ईसी का मतलब आप लोग जानते हैं, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। बी का मतलब ब्राजील कहां से आ गया? बे ऑफ बंगाल। हाँ, पूरा नाम बोलो। बे ऑफ बंगाल। पूरा नाम? हाँ हाँ, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक। ये नाम नहीं था पहले, ये नाम आज का नाम है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, बी का मतलब बांग्लादेश। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के किनारे के देश है, तो बांग्लादेश। आई एस टी, श्रीलंका है। पहले ये 4 देश थे, इन 4 देशों ने अपना एक कॉर्पोरेशन बनाया। क्यों? क्योंकि आप देखिए इसमें चाइना नहीं है। ठीक है, चाइना जो वे ऑफ बंगाल है, क्योंकि वे ऑफ बंगाल वर्ल्ड का लगभग 40% एक्सपोर्ट इसी रास्ते से बंगाल की खाड़ी से करता है, तो ये लोग अपना बना रहे थे। 4 देशों का ये संगठन बना, कोई बताएंगे जब हम आज ब्लॉग से करूंगा तो बताएंगे। अब शॉट था जो बगल में लगा हुआ था, उसने कहा जैसे ही एस्टैब्लिश हुआ 97 में, उसके बाद उस देश ने कहा हमको भी आप ले लीजिए। इंडिया का दिल बड़ा था, बोला आप भी आ जाइए, कोई दिक्कत है। वैसे ही इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद कुछ हुआ नहीं था। वो देश था म्यांमार, तो म्यांमार भी आ गया, तो उसका नाम हो गया बिम्स्टेक। अब 1 2 3 4 5 देश आ गए। अब भारत के 2 देश हैं, वर्ल्ड के 2 देश और थे, एक का नाम था और एक का नाम था भूटान। नेपाल और भूटान भी इस ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड हो गए। लेकिन नेपाल और भूटान ने ये कहा कि हम आ तो गए, लेकिन जो आपका नाम है उसमें हमारा नाम तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। भाई बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, उसमें नेपाल भूटान तो कहीं है ही, तो फिर इसका नाम चेंज कर, तब उसका नाम रखा गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, क्योंकि उसमें फिर बंगाल की खाड़ी के किनारे के देश। अभी आपको पता है त्रिदेशीय अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग कहां बन रहा था? 3 देशों को मिलाने वाला हाईवे चर्चा में है, बहुत तेजी से इस समय करेंट से होता है। रूस कहां पहुंच गए? रूस से चाइना आ जाए। सर चाइना इंडिया है, अभी मोदी जी का भी चल रहा है, काफी तरह इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, 7 सिस्टर्स, याद करिए 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर्स नाम सुना है? पढ़ा हुआ है ना? त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, ईस्ट वाला इलाका, उन्हीं के बीच से निकल के ये रास्ता जा रहा है। ये म्यांमार और थाईलैंड तीनों को आप और सुनो, आप इकोनॉमिक में एक और ग्रुप बनने जा रहा है, यहां पर फ्री ट्रेड होने जा रहा है। फ्री ट्रेड होने जा रहा है मतलब आप यहां से जाकर थाईलैंड में अपना सामान सेल कर सकते हैं। थाईलैंड के लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मोदी सर ने इन 3 देशों को, और इस पर लगभग 80% सड़क बन चुकी है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस तो बहुत अच्छा है, नो डाउट, इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत अच्छा है। अब उस पर आप काम करने के लिए आपको टूल्स चाहिए कि किस तरीके से हम इंटरनेशनल रिलेशंस को अच्छे से अच्छा करें। एक पुराने टॉपिक्स में सबसे पहले आता था पॉवर्टी एलिगेशंस, पॉवर्टी था, अनएम्प्लॉयमेंट था, धीरे 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 धीरे
आप इसमें गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी को, और मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के फेवर में करें, अपोज में करने से थोड़ा गड़बड़ होता है, ठीक है ना। अपोज में थोड़ा सा उसका फिर उतना इम्पैक्ट मिलेगा नहीं, तब जब तब जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी लीजिए और उसका लगाइए कि हम उसको और बेटर कैसे कर सकते। ऐसा नहीं है आपका एक ही लिखा हुआ रिसर्च पेपर बहुत कुछ कर सकता है, और ऐसा हुआ भी है। कई बच्चों ने अपने रिसर्च पेपर से तहलका भी मचाया। सर मेरा पब्लिश हो चुका है, मैंने दिल्ली को मेरा पब्लिश हुआ था पंजाब और यूपी के एग्रीकल्चर प्राइसेस से किया था कंपैरिजन एनालिसिस डीजी कॉलेज में हुआ था, वहाँ पे एक नेशनल सेमिनार तो उसमें मैम ने पब्लिश करवाया था डॉक्टर साधना सिंह जो प्रिंसिपल है डीजी कॉलेज जी रुब्रिका मैम साथ। जी। तो स्कोपस में था, यूजीसी केयर में था या पीयर रिव्यूड में था? यूजीसी के 3 जर्नल्स आते हैं, यूजीसी केयर, पीयर रिव्यूड सबसे नीचे, यूजीसी लिस्ट उसके ऊपर केयर, फिर सबसे टॉप पर स्कोपस। आपका किसमें था मैं बता दूं, पीयर रिव्यूड में। पहले हम बता देंगे, आप चाहे जाके चेक कर लेंगे पीयर रिव्यूड मालूम है ना कैसे क्या है। स्कोपस के लिए बहुत, स्कोपस जो करेगा ना वो बहुत अच्छा काम है। और मैं खुद चाहता हूँ जब भी आप लोग हैं आने वाले समय में आकर अभी से आप लिखना शुरू करिए रिसर्च पेपर के लिए, जब तक आपका वो हो तब तक एक तो लिख डालिए। सर उस टाइम जो मतलब सिर्फ कहा गया था कि आपको जैसे स्पीच देनी रहती है तो उस तरह से आपको आपने गलत सोचा, स्पीच कोई भाषण नहीं किया जाता है। वहाँ पे मतलब करना रहता है, डिबेट जो करनी रहती है उसके लिए उन्होंने दिया, मतलब जो 2 दिन का नेशनल सेमिनार हुआ था, मतलब मुझे ये नहीं पता था कि रिसर्च में आता है, उस टॉपिक से रिलेटेड मुझे मटेरियल फाइंड आउट करना था। तो मतलब मैंने लाइब्रेरी गई, मतलब मुझे बाद में जब रिसर्च पढ़ा तब तो मुझे पता चला कि ये स्टेप बाय स्टेप इस तरह से होता है। कैसे होता है सर वो तो एक रिसर्च प्रॉब्लम जो हम लोगों को टॉपिक दिया गया, दैट इज कॉल्ड रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च टॉपिक हमारा था। और उसके बाद हमारी जो है एक हाइपोथेसिस लिटरेचर रिव्यू किया, जैसे मैंने लाइब्रेरी जाकर और मतलब मैम से कहती थी कि किस तरह से इसके बारे में पता कर सकते हैं, इसका मटेरियल फाइंड आउट करके। और हाइपोथेसिस तो मैंने इस तरह से नहीं किया था, बाकी मैंने इंटरव्यू से डेटा कलेक्ट किया था, कंपैरेटिव पंजाब का था और बिहार का था, तो दिया था, तो वही सारे डेटा। चलिए आगे हम देखेंगे कैसे आप लिखते हैं, क्या है उसका लिखना हो लिख लो, नहीं लिखना हो लिखने का अगर शौक है तो टॉपिक हम दिए दे रहे हैं, लिख लो। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, ये टॉपिक है, इस पर बहुत अच्छा काम चल रहा है। मतलब प्रमोट द टूरिज्म। इसके बाद तो कोविड आ गया, इसके बाद तो कोविड आ गया। आप इस पर काफी कुछ काम कर रहे थे, उसी समय का याद है कि हर एक आदमी को कम से कम 1 टूर जरूर करना चाहिए। 2 महीने बाद ही कोविड आ गया। वो तो देखिए ये बड़ा ये उसमें सरकार की अच्छे से आया 15 में 18 के आसपास 18-19 में, मतलब बहुत तेजी से 19-18-19 में खूब कैंपेन चला और कम से कम देश के अंदर वही जो संतुलित विकास सिद्धांत का एक सेक्टर बजाय सभी सेक्टर को कह रहे थे, उसी सेक्टर को भाई हम अपना पैसा अपने देश में खर्च करके अपने देश को डेवलप करें, बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन सर कोई मैं जॉब में हूँ, लेकिन मैं वही देख रहा था कि जैसे कोविड मतलब ये चीज के बाद इसने इतना मारा, उसके बाद घूमने का नाम ही किसी ने नहीं। और आज भी अब कुछ ऐड करना ओमिक्रॉन ये एक सर्कमस्टेंसेस है कि ये घटना हो गई। और हर अगर पिछला आप इतिहास में आगे देखें तो लास्ट 500 ईयर्स में 500 सालों में हर 100 साल में किसी न किसी महामारी पे काम चल रहा है। अच्छा रही बात मोदी सर की ही, इस समय द करंट सिनेरियो यू फॉलो द कैपिटलिस्ट पॉलिसी, ठीक है ना। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आज हमारे प्रधानमंत्री सर के पास अच्छे अर्थशास्त्र की इसे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि देखिए एक मोदी अगर बात की जाए विच इज द बेस्ट इकोनॉमिस्ट अकॉर्डिंग डॉक्टर मनमोहन सिंह। दूसरा प्रश्न, अगर मनमोहन सिंह बेस्ट इकोनॉमिस्ट है तो मोदी क्या है? हम लोग पढ़ते हैं इंटरनेशनल पढ़ते हैं, तो इंटरनेशनल में क्या पढ़ते हैं? 2 देशों के मध्य आर्थिक संबंधों, उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं और उनके समाधानों का अध्ययन करते हैं।
मोदी एक बहुत अच्छा कूटनीतिक है, Yes. जी स्ट्रेटजी बनाने में उससे बेटर कोई नहीं है। इंडिया को इंटरनेशनल काम पे जहां पर लाके खड़ा कर दिया है, कूटनीतिक अच्छा है, लेकिन अर्थशास्त्री अच्छा नहीं होता भाई, हर व्यक्ति नहीं। और ये मत समझिए आप लोग जिस डोमेन में जा रहे हैं, आप लोग आने वाले समय में डॉक्टरेट करने के बाद हर स्टेट में अपना एक प्लानिंग कमीशन होता है, हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सब में होता है। आप उसमें भी जैसे मान लीजिए यूपी के जो सीएम हैं, तो उनके पास भी कम से कम 20 से 25 प्रोफेसर्स का एक पैनल होगा, और वो प्रोफेसर्स किसी न किसी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट होंगे। वो प्रोफेसर्स होंगे, वो बताएंगे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है, ऐसा होना चाहिए। होना चाहिए ना। तो इसीलिए आप लोग अपना और बताएं, जो भी एक इंस्टीट्यूशन है आप लोग याद रखिए, आज जनरली ऐसे ही है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। IITA जो भी इस इंस्टीट्यूट ने लास्ट 10 इयर्स में काफी अच्छी ग्रोथ की है। यहाँ के अधिकतर प्रोफेसर प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार नहीं है। कौन सा इंस्टीट्यूट आया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली, नई दिल्ली। गूगल में सर्च मारिएगा, सारे डिपार्टमेंट का आ जाएगा, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर, आर्थिक। दूसरा, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए सबसे टॉप इंस्टीट्यूशन है NIRD, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, HO, हैदराबाद। ठीक है ना। और ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, यहां पर अगर आप लोग पहुंच गए तो इसके बाद फिर बहुत बेटर आपका फ्यूचर रहेगा, इस बात पे आप एक्सपेक्ट करिए। और ये सारी चीजें आपके अपने काम पर निर्भर करती हैं। ठीक है, ये तो छोटा सा एक प्री PhD कोर्स है, इसमें आप पढ़ेंगे, एग्जाम होगा, पास होंगे, इसके बाद मेनली काम तो आपका तब शुरू होगा। और किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है वो तो हम लोग डिस्कस, 6 यूनिट्स हैं शायद आप लोगों के सिलेबस में, और ये 4 डिवाइडेड इन 10 लेक्चर्स शायद। कितने भी लेक्चर्स में डिवाइड हैं? 30 या 60 होगा, 60 लेक्चर्स। वो हम बता रहे हैं, 10 लेक्चर्स 1 यूनिट की चलेगी, क्योंकि देखिए इसमें आपको बहुत डील किया एक पुस्तक का जो ड्यूरेशन गवर्नमेंट लेटर है उसके हिसाब से 48 लेक्चर होना चाहिए। हाँ, वही 48 जो भी हुआ। तो ये एक्चुअली डिवाइड होगा अलग अलग प्रोफेसर्स में, हम सारे नहीं पढ़ाते, अलग अलग सर प्रोफेसर। जिनके लिए हम बुक्स सर 48 से आप देखिए एक पेपर नहीं पूरा 48 लेक्चर्स होंगे आप इसमें भी, उसमें अलग अलग टीचर्स आएंगे, अलग अलग सिंगल नहीं पढ़ाता, क्योंकि सारा एक वो नहीं होता व्यक्ति, तो इसीलिए वो उसको कोई चिंता ना करिए, उसको आप अपने से करते रहिए। जो लोग जॉब में हैं उनकी बात नहीं है, जो लोग घर पे हैं वो लोग तो अपना रिसर्च पे भी काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि विश्वविद्यालय आपको बाद में समय कम देगा, फिर आप लोग बढ़ाएंगे कि हमने टॉपिक में जल्दबाजी में चुना, सर हम तो पढ़ाई करते रहे। अभी से दिमाग में रख लो कि आपको सर एक बात और अगर हमने इस टाइम अपना टॉपिक, अपना एरिया सेलेक्ट कर लिया, उस पर काम स्टार्ट कर दिया, तो क्या प्री PhD कोर्स वर्क के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, जिसके बाद एनरोलमेंट होना है, तो उसमें उसके बाद गाइड डिसाइड होगा, उसके बाद तो हम लोग को चेंज नहीं होगा। देखिए आपका, देखिए ये तो कोर्स हो गया, हो जाएगा। जैसे कोर्स का रिजल्ट आ जाएगा, आप पास आउट हो जाओगे, पास आउट होने के बाद आपको सुपरवाइजर लिस्ट होगी, 12 सुपरवाइजर्स होंगे, अच्छे होंगे, आपको उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आप किस कैंडर पे करना चाहते सर मेरिट के अकॉर्डिंग नहीं होगा, हैं। आपको डॉक्टर लिस्ट मिलेगी, आप लोग अपना जाएंगे। तो वो हम लोग फिल करते ये हैं गूगल फॉर्म। पहले इतिहास ये अभी नहीं, जो अब बात करोगे तो भी होगा सर। अभी हो गया है, बाद वाला जब करोगे, जब लिस्ट आपकी फाइनल हो जाएगी तो फिर उसके बाद तब उसके बाद यहाँ तो सब आप ही हैं। यदि यूनिवर्सिटी तो आप ही हैं, तो नहीं, किस डिपार्टमेंट में? हाँ। डिपार्टमेंट में और भी टीचर्स हैं। मैं जो चीज यहाँ दिखा रहा था कि क्या मैं यदि हमको IIT से हाँ, तो इसीलिए मतलब आपने भर दिया, अच्छी बात है। बाद में आपका जब ये हो जाएगा, जब आप RDC, जब आपका सुपरवाइजर होगा, अब सुपरवाइजर से आप, सुपरवाइजर आपसे ही पूछेगा ना
प्रोफेसर तो आपसे ही पूछेगा आप कहाँ पे करना चाहते हो, वो अपना तो देगा नहीं, फ्यूचर आपका है। नहीं सर, जो हम लोग लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे कि सुपरवाइजर्स उनके स्पेशलाइजेशन भी मेंशन हाँ मेंशन होगा, बिल्कुल होगा। तो ऐसा तो नहीं कि हाँ तो आप field हाँ से- आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। हाँ, अगर उनके एरिया में स्पेशलाइजेशन में नहीं होगा ये तो वही वो मैं नहीं पूछा करेगा। सर ये कैसे इसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? नहीं तो लिस्ट में तो लिखा हुआ है ना, अच्छा तो लिस्ट में उनके सामने उनका एरिया और स्पेशलाइजेशन तो लिखा हुआ है। हम लोग को बताया जाता है कि मेरिट के अकॉर्डिंग सुपरवाइजर मिलेगा, मतलब प्री पीएचडी कोर्स वर्क के बाद जो मेरिट बनेगी उसके अकॉर्डिंग जो सुपरवाइजर की रैंक है और आपकी जो रैंक है नहीं रैंक बेटा इसलिए नहीं हो पाएगी, इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि आप किसका क्या थीम है, किसकी क्या टॉपिक है। मान लीजिए पहले वाले का एग्रीकल्चर है और सातवां वाला बच्चा एग्रीकल्चर ले रहा है, तो आप ऑब्वियसली एग्रीकल्चर वाला सातवां वाला फिर एग्रीकल्चर से आपके पास मिल जाएगा भाई। मान लीजिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन है, हमारे ब्लॉक टॉप पर आप इंडस्ट्रियल से करना चाहते हैं तो हम तो आपको करा नहीं सकते। वही मैं बात वही पॉइंट क्लियर कर रही हूँ। तो आपका सुपरवाइजर तो वही होगा जो आपकी डोमेन होगी भाई, उसी का एक्सपर्ट होना चाहिए ना। एक्सपर्ट ही तो आपको बेटर बता पाएगा, गाइडेंस दे पाएगा कि कैसे क्या क्या है। बस उस हिसाब से अभी इसको पढ़ते रहिए, रेफरेंस बुक्स आप अपनी ले लीजिए, कई सारे सर अच्छे। क्या स्ट्रैटेजी बना करके काम सर करें? माइंड उस तरह से मेकअप नहीं होगा, मतलब इस तरह से प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करें। पढ़ना अलग चीज होता है, पेपर देना अलग चीज है, यहाँ पे सिनॉप्सिस तैयार करना, तो ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही। आप नॉर्मल स्टूडेंट्स थोड़ी ना हो, सर अकाउंटिंग हो रहा है। आप लोग नॉर्मल्स नहीं हो, नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं। सब फंस गए, बहुत सच में बहुत शौक लग रहा है डॉक्टर लिखने के नाम पे, फंस गए आपके यहाँ। आपकी सिस्टर आपकी सिस्टर कर रही है, उसने कितना लेवल किया है, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे। 1.5 घंटे की क्लास लेने में दिक्कत है। नहीं तो जो मैम बोल रहे हैं ना कि कैसे स्टार्ट करना है, कुछ अभी मुझे ये आइडिया देखिए बोर्ड में इंडियन इकोनॉमी का आपका सिलेबस आपके सामने है, रेफरेंस बुक उसके नीचे लिखी हुई है, रेफरेंस बुक उसके नीचे लिखी, आप उसको अपना परचेज कर लीजिए, ठीक है। जहाँ कोई दिक्कत आए हमसे पूछ लीजिए, और भी सर हैं उनसे तो पूछ ये तो लीजिए। कोर्स वर्क की बात हो रही है। टॉपिक अभी उसका सेलेक्ट नहीं हुआ है। टॉपिक तो देखिए आप लोग अभी उस पर काम करें, अभी देखिए कि टॉपिक आपको कोई ना। सर एक क्वेश्चन मेरा है कि ये रिसर्च में थोड़ा इकोनॉमिक्स के संबंध देखते कोई अलग से की आशा उठाई इसके लिए भी हम यार आरएम बस आप ऐसा करिए, जो आरएम पढ़ा रहे हैं आप उनसे पूछिए, क्योंकि वो उसी फील्ड के होंगे। नहीं मैं इकोनॉमिक्स को जैसे क्या मेरे कॉलेज में एजुकेशन वाले उनकी जो बुक्स थी उसमें एजुकेशन हमेशा हो जाता है, आशिक उठाई तो ऐसा कोई सब्जेक्ट का नहीं। हम चाह रहे थे कोई हिंदी में कोई अच्छी बुक कुछ मिलेगी क्या, कोई आप सजेस्ट करेंगे क्या? आप पढ़ने आपने जो डिपार्टमेंट है जो मतलब आपको ऐसा कुछ बोलते नहीं वो तो मैं वाला से पता ही लगता ना। अभी फैकल्टी मेंबर्स अभी कैसे अभी बताएं? जितनी भी क्लासेस हुई हैं रोज प्रोफेसर चेंज वो चीज नहीं होगी। आप लोगों का अभी हम हैं 5 लेक्चर बाद हम नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी यूनिट्स को ऐसा डिवाइड किया गया है, जैसे आपने कहा ना कि आपका स्पेशलाइजेशन है आप उसके अंदर में जाएंगे, उसी तरीके से आपका ये जो है वो भी बटा हुआ है। जो जिसका एक्सपर्ट होगा वही उस पेपर को पढ़ाएगा, तो जो जिसका एक्सपर्ट होगा उसी फील्ड को उसी चीज को पढ़ाएगा। सर आपका एरिया में मेरा एग्रीकल्चर मैंने जब किया था तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज थी तब उस टाइम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, क्योंकि अब एग्रीकल्चर मुझे अच्छा लगता है, आज भी अच्छा लगता है। आपको कंप्लीट हो गया? मैंने काफी साल हो गए, जानती नहीं हूँ आपको एक्चुअली, सॉरी मतलब मेरा बेटा कंप्लीट हो काफी साल हो गए। आपने भी यही से करा है फैमिली कोर्स? सर मुझे एक और थोड़ा क्वेश्चन है, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, मतलब जैसे जो मेरे थोड़े फ्रेंड्स हैं वो आईटी वगैरह में सिलेक्ट हो गए, आईटी वगैरह में सिलेक्ट हो गए ना, तो वो लोग बोल रहे थे कि छोटी यूनिवर्सिटीज की कोई वैल्यू नहीं है, और मुझे काफी बुरा लगा जैसे अब वो आईटी में पहुंच गए तो या तो उनके अंदर ये थोड़ा सुपीरियर वाला चीज आ गया है, तो मतलब ये ऐसा होगा क्या कि मतलब वो यहाँ से करके निकलेंगे तो ऐसा होगा कि वैल्यू नहीं होगा कुछ? आपने 12th मान लीजिए बहुत अच्छे स्कूल से किया, ठीक है, और इन्होंने गवर्नमेंट के किसी स्कूल से किया,
पब्लिक स्कूल से किया, उसने वहां से ऑल इंडिया टॉप किया, तो क्या उसका टॉप नहीं माना जाएगा? बताइए। कॉलेज मैटर करता है, हम ये नहीं कहते बिल्कुल मैटर नहीं करता, कॉलेज मैटर करता है, लेकिन सबसे पहले अच्छे कॉलेज में भी लड़के खराब हो जाते हैं, राइट? बात समझ लो, अच्छे कॉलेज में भी बच्चे अगर सही से मेहनत नहीं करेंगे तो आउटकम्स नहीं दे पाएंगे, और हमारी अपनी यूनिवर्सिटी से लेकर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपनी लाइफ को कहां पर ले जाना चाहते हो। तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा, तुम उस फील्ड में काम करना, तुम्हें उस फील्ड के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा, तो तुम ऑलरेडी तुम सक्सीड मारोगे। भाई इकोनॉमिक्स तो वही पढ़ाई जाएगी, चाहे आप यहां पढ़ाओ, चाहे आप कलकत्ता में पढ़ाओ, चाहे आप चेन्नई में पढ़ाओ, सब्जेक्ट तो वही है, सब्जेक्ट तो बदल नहीं जाएगा। बस अंतर इतना है कि अब आप वहां पर जो आईआईटी में चल रहा है वहां पर थोड़ा सा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, आप समझना। जितनी भी सीयूज हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स ज्यादा थोड़े से, लखनऊ में इसमें अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, हम लोगों का जो पोर्शन है इधर का एनसीआर रीजन का थ्योरी बेस्ड है। लेकिन तभी आप देखिए, अगर आप कंसीडर करें नेट का पेपर उठा के देखिएगा लास्ट 10 इयर्स का, सबसे ज्यादा पोर्शन थ्योरी का ही होगा। 80% क्वेश्चंस थ्योरी से ही आते हैं, 20% क्वेश्चन उनका अप्लाइड क्वेश्चन आता है। तो ये जरूरी नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर जरूरी है आप कितना वर्क करते हो, आप कैसे कवर करते हो, क्या सोचा है तुमने। कुछ लोग तुमसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, तुम थोड़ी नहीं उनसे इंस्पिरेशन बोलो भाई उनका हो गया मेरा नहीं हुआ, डजंट मैटर। आपको यहां से क्या करना है वही सोचो। I think she has the inferior complex. ये मत सोचा करो, कभी मत सोचना। अगर ऐसा होता तो भाई बहुत छोटे लोग बहुत बड़ी तरक्की नहीं कर पाते। आपकी जहां पर आपको वे मिल गया, आपके ऊपर एक हाथ रख गया, अब आगे तुम स्विच करना है कहां तक कर सकते हो आपके डिपेंड है। डॉक्टरेट आप स्टार्ट कर दोगे अभी कुछ महीनों बाद, डॉक्टरेट करने के बाद यू हैव टू कंसल्ट द डीन ऑफ जेएनयू, द डीन ऑफ टीएससी, एक्सपर्ट प्रोफेसर, हेल्थ इकोनॉमिक्स में करिए। मैं तो नया टॉपिक दे रहा हूं, हेल्थ इकोनॉमिक्स में करिए। और एक नया टॉपिक दे रहा हूं जिस पर अभी इकोनॉमिक्स में वो सब्जेक्ट एंट्री ही नहीं किया है, दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स, जिस पर कोई किताब भी मार्केट में अवेलेबल नहीं। सर आपका कौन सा सब्जेक्ट है? एग्रीकल्चर। नहीं, बात बताओ, अगर आपको करना है ना स्पिरिचुअल में करिए, आध्यात्मिक अर्थशास्त्र, कोई चीज नहीं है जो करेंगे हर चीज आपका गूगल में आएगी, क्योंकि उसका भी मटेरियल है, उस पर काम चल रहा है। सर न्यूरो इकोनॉमिक्स देखा था, उसका भी मटेरियल अवेलेबल नहीं था। तो भाई आप कब पूछने जाओगे, जब आप कुछ समथिंग डिफरेंट करो, तभी तो समाज आपको पूछेगा कि आपने ये प्रॉब्लम ले लिया, आपने ये प्रॉब्लम ले लिया, आपने ये प्रॉब्लम ले लिया, बहुत देश में बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, इससे तो सोल्यूशन नहीं होगा। तो कुछ अलग करना पड़ेगा। तो रिसर्च का मतलब मैंने पहले शब्द में बता दिया, अगर वाकई बहुत कुछ करना 20 साल बाद कमा रहे। बट सर न्यूरो इकोनॉमिक्स यही लोग तो आईटी वाले करते नहीं करते 20 साल बाद आगे की तो रणनीति वही सोचते, सारी टेक्नोलॉजी आईटी देती है कि नहीं देती। हर इंस्टीट्यूट आईटी के साथ कोलैबोरेशन करता है कि नहीं करता, टेक्नोलॉजी देता है। आप भी कुछ करिए, आप यहां से करोगे तो आपका यहां से नहीं पब्लिश होगा क्या। सबसे पहली चीज खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जीत और हार यहां से होती है, आप पहले ही हार गए, ये गड़बड़ है। सर्टिफिकेट से आपकी एलिजिबिलिटी दिखाता है, ठीक है, आपका सिलेक्शन नहीं दिखाता है। भाई डिग्री में इंटरव्यू में होगा, वो भी एप्लीकेबल है, तुम भी एप्लीकेबल। हाँ। अब ये डिपेंड करता है अंदर कौन अच्छा बोलता है। हम सब यहाँ बैठे हैं, कितने डिस्क्वालीफाई हो गए, जितने लोगों ने एंट्रेंस दिया, जो सेलेक्ट किए, कुछ नहीं सेलेक्ट हुए, तो मैटर अब ये कर रहा है ना कि सेलेक्ट कौन तो इसीलिए बस अब ये अपना तय कर लो कि हमारी जो भी पेपर्स हैं जितने भी हैं, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आपको किस किस फील्ड में करना है, आप कहाँ से हैं। सर आप फैजाबाद फैजाबाद यूनिवर्सिटी है ना, फैजाबाद में यूनिवर्सिटी सर केजी हमारा पेज से है। अच्छा पेजी में निधि मैम हो, निधि मैम से पढ़ा, निधि मैम से अच्छा हुआ। डॉक्टर निधि शर्मा एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, the wife of Dr. Sanjeev Sharma, Vice Chancellor, Mahatma Gandhi Central University, and Sagi Bhabi, Dr. Kumar Vishwas. I got you. हाँ जी, बिल्कुल।
सबमिट कब करना है सर और फोटो नहीं है बिना शायद करके वही बात है सर हम लोग जॉब में आप यहाँ पे इसमें जॉब में सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सेलेक्टेड बाय कौन सा कॉलेज एनएकेपी का टॉपिक अभी अरे वो आधार कार्ड भी देना है ना भैया हम लोग थोड़ा